हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको भाषा मंजरी क्लास 8 की हिंदी पुस्तक से पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ एक कविता है, इसको पढ़ाऊंगी। इसका संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और सारांश बताऊंगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का सारांश आपको पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी आता है कि इस पाठ का सारांश लिखिए, तो अगर मैं मौखिक बताऊंगी तो आपको लिखने में परेशानी होगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लिख के आपको बता दूं, ताकि आपके पास पाठ का सारांश भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कवित्री निर्मला पुतुल इस कविता में दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहे पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हैं। वे पूछती हैं कि क्या मनुष्य ने कभी पेड़ का दुख समझने की कोशिश की है। पेड़ जब काटे जाते हैं तो कुल्हाड़ी का वार उसके पूरे अस्तित्व को हिला देता है, पर फिर भी वह अपने बचाव में हाथ नहीं उठाता। प्रदूषण के जर्जर नदियां अंधकारमय भविष्य के भय से रो रही हैं, पर क्या मनुष्य ने उनका दर्द सुना है। घाट पर जहां लोग कपड़े धोते हैं और मवेशी नहलाते हैं, यानी जानवर को नहलाया जाता है, वहीं प्यासे जीव पानी पीते हैं और स्त्रियां उसी नदी के जल से अर्घ्य देती हैं। क्या इन सब के बारे में मनुष्य सोचता है। बम विस्फोट से फटते पहाड़, पर्वत, पत्थरों की पुकार और दवाइयों जैसी खून की उल्टी करती नदियां, यह सब मनुष्य की असंवेदनशीलता का परिणाम है। कवित्री चेतावनी देती हैं कि यदि उनके इन सब के प्रति भी मनुष्य संवेदनशील नहीं है तो उसके आदमी होने पर संदेह है। कविता में प्रकृति के मानवीकरण के माध्यम से कवित्री ने प्रकृति की पीड़ा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। अब इसमें आपको मैं लेखिका निर्मला पुतुल जी के बारे में भी बता देती हूँ बच्चों की। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च 1972 को हुआ। यह संथाल परगना में पड़ता है। वह संथाल परगना की रहने वाली थी, दुमका जिले में, जो झारखंड राज्य में स्थित है। इन्हें बिहारी सरोज स्मृति और सरोज स्मृति सम्मान, भारत आदिवासी सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। निर्मला पुतुल के बारे में हो गया, पाठ का सारांश हो गया। अब बच्चों चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बूढ़ी पृथ्वी का नाम, जैसा कि पाठ के सारांश से आपको पता चल रहा है कि यानी पाठ का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो पृथ्वी बूढ़ी कैसे हो गई, यानी यह एक व्यंग है। मानवीकरण अलंकार का इस पाठ में भरपूर प्रयोग हुआ है, और यह व्यंग इस बात का है कि पर्यावरण का जितना अधिक प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का जितना हम दोहन कर रहे हैं, उससे हमारी पृथ्वी धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। अगर हम किसी चीज़ का बहुत अधिक शोषण कर लेंगे तो वो चीज़ समाप्त होने लगेगी। तो इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है इस कविता के माध्यम से। देखिए, मानवीकरण अलंकार होता है जब किसी चीज़ में हम उस मनुष्य की कल्पना करते हैं, जैसे पेड़ को हमने मनुष्य बना दिया। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। अब उसकी भावनाओं को यहाँ पर देखेंगे। पेड़ क्या सोचता है, हम कवित्री ने पेड़ के माध्यम से पेड़ के भावों को बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर जब गिरता है कोई पेड़ धरती पर। कवित्री कहती हैं, जो निर्मला पुतुल जी हैं, वो कहती हैं कि आप मनुष्य हैं, ये कैसे, आपके अंदर क्या ऐसी कोई भावना होती है कि पेड़ को भी दुख होता होगा। आप जब पेड़ काटने जाते हैं तो आपने कभी सोचा है कि पेड़ कितना तकलीफ में है, पेड़ों के अंदर कितने चित्कार होते हैं, वो उनकी टहनियाँ उन्हें बचाओ बचाओ कह कर के हिलती रहती हैं, पुकारती रहती हैं। उनके हजारों हाथ जो उनकी टहनियाँ हैं उनसे कहती हैं कि मुझे बचा लो, कोई पेड़ काटेगा, मैं धरती पर एक बार में गिर जाऊँगा। तो ये सारी भावनाएं, ये मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है निर्मला पुतुल जी ने। अब संदर्भ बता देती हूँ बच्चों। यह पंक्तियाँ हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख से ली गई हैं। इस कविता की रचयिता निर्मला पुतुल हैं। कविता में उन्होंने प्रकृति के बढ़ते दोहन,
प्रदूषण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। जो बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ है यह पर्यावरण के प्रदूषण पर आधारित है, यह पर्यावरण के अत्यधिक दोहन पर आधारित है कि हम किसी चीज़ का कितना शोषण करते हैं उस पर आधारित है। प्रसंग देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि आधुनिक विकास के नाम पर मनुष्य प्रकृति का अत्यधिक शोषण कर रहा है। जंगल कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, पहाड़ विस्फोटों से नष्ट हो रहे हैं। कवित्री प्रकृति को मानवीकरण रूप देते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि पेड़ को मनुष्य बना दिया गया है, तो मानवीकरण यानी किसी को मानवीय एंगल से देखा जा रहा है। मानवीकरण देते हुए हमारी संवेदना को जगाने और हमें चेतावनी देने का प्रयास करती हैं। यदि हमने प्रकृति की पीड़ा को नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर संकट का सामना करेंगी। अब हम पानी पूरी तरह से प्रदूषित कर देंगे, ख़त्म कर देंगे तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हमने हवा को वायु प्रदूषण कर दिया तो सांस नहीं ले पाएंगे, आने वाली जनरेशन को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी और हम भी काल के गाल में समा जाएंगे। हजारों बीमारियां होंगी, खून की उल्टी होगी, टीबी और क्षय जैसी बीमारियां वायु प्रदूषण से ही होती हैं। तो कवित्री कल्पना करती हैं, कहती हैं कि पेड़ भी मनुष्य की तरह डरते और सहम जाते हैं। जब कुल्हाड़ी की चमकती धार उनके सामने आती है तो वे भयभीत होकर अपने सपनों में भी उसकी चमक को महसूस करते हैं। यानी पेड़ सोचता है कि कोई मुझे काट न दे, कैसे वो आदमी आ रहा था मेरे पास कुल्हाड़ी लेकर मुझे काटने के लिए, ऐसा पेड़ महसूस करते हैं। मनुष्य के वार से उनका अंतस यानी अंदर का जो हृदय है वह कांप उठता है, फिर भी वे प्रतिरोध यानी विरोध नहीं करते। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य ने कभी रुककर यह सोचने की कोशिश नहीं की कि पेड़ भी दर्द से चीखते चिल्लाते होंगे। यहाँ पेड़ के दर्द के माध्यम से कवित्री निर्मला पुतुल जी ने मनुष्य की असंवेदनशीलता, देखिए संवेदनशीलता और असंवेदन यानी कोई भी मानवता नहीं बची हुई है, असंवेदनशीलता को उजागर किया है। यह पद्यांश मनुष्य की कठोरता और प्रकृति के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाता है। जब कुल्हाड़ी की चित्कार धरती की धार उन्हें काटने के लिए आती है तो उनके भीतर भय की लहर दौड़ जाती है और वे मन ही मन चीखते चिल्लाते हैं, पर कभी कोई प्रतिरोध नहीं करते। कवित्री पूछती हैं कि क्या मनुष्य ने कभी रुककर पेड़ के इस दर्द को महसूस किया? किसी ने ये सोचा कि पेड़ को काटने से उसको कितना दर्द होता है? आप देखिए नदियों का कैसे शोषण हो रहा है, नदियों के देखिए कैसे जानवरों को धोया जा रहा है, नदियों के जल में कोई कपड़े धो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई स्त्री सूर्य भगवान को कैसे अर्घ्य दे रही है, अर्घ्य देकर पूजा किया जाता है, जल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये देखिए अर्घ्य दिया जा रहा है, यहाँ देखिए कपड़े धोया जा रहा है और यहाँ देखिए मवेशियों को धोया जा रहा है यानी जानवरों को धोया जा रहा है। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुँह ढाँप किस कदर रोती हैं नदियाँ। जब आप नदियों को इस तरह से प्रदूषित करते हैं तो वो नदियाँ कितना रोती हैं, आपने कभी महसूस किया है? यहाँ पर नदी का भी मानवीकरण अलंकार किया गया, मानवीकरण किया गया है। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते यानी जल को गंदा करते समय साबुन लगा के पानी में गंगा नदी में या किसी भी नदी में नहाना अपराध है, वो पानी गंदा हो जाता है। लेकिन जब भी हम नहाने जाते हैं साबुन भी लगाते हैं, खूब लगा के अच्छे से नहाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी नहीं सोचते कि नदियों में कितने जीव जंतु हैं, उनको कितनी तकलीफ होगी, पानी गंदा हो जाएगा तो कोई ज़रूरत पड़ने पर पी नहीं सकता है। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी। इसमें सब आपको क्लियर हो रहा है? या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी अर्घ्य किसी देवता को, अर्घ्य यानी जल देना। जैसे सूर्य भगवान को आप जल देते हैं, गंगा नदी में जाते हैं तो आप जल देते हैं, तो वैसे ही जल दिया जाता है, पूजा किया जाता है। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि आपने कभी सोचा है कि जिस जल को आप इतना प्रदूषित कर रहे हैं उसी जल को कोई पूजा करने के लिए इस्तेमाल करता है, कोई पानी पीने के लिए इस्तेमाल करता है, कोई किसी देवता को अर्घ्य देता है, कोई उसी जल से आप मवेशियों को भी धोते हैं, कपड़े धोते हैं। अब संदर्भ देखते हैं। यह पंक्तियाँ हमारी पढ़ी हुई पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी कक्षा 8 के पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख से ली गई। इस कविता की रचयिता निर्मला पुतुल हैं। कविता में उन्होंने प्रकृति विशेषकर पेड़ों और नदियों के दुख को मानवीकरण माध्यम से अत्यंत संवेदनशील ढंग से व्यक्त किया। बच्चों आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आप 4 से 6 लाइन पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो अगर आपको 2 से 4 लाइन अगर आपने अच्छे से समझ लिया, सुन लिया ना, तो 2 से 4 लाइन भी अगर आप
एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे तो आपका अपने आप ही 8 7 8 लाइन हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और अपने शब्दों में लिखें। इन पंक्तियों में प्रसंग है बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री ने विकास के नाम पर हो रहे प्रकृति के दोहन का चित्रण किया है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और की पूर्ति के लिए पेड़, पर्वत और नदियों का लगातार शोषण कर रहा है। कवित्री प्रकृति को मानवीय रूप देकर हमारी संवेदनाओं को झकझोरने का प्रयास करती हैं और बताती हैं कि प्रदूषण और लापरवाही से प्रकृति लगातार आहत हो रही है। और यह प्रसंग हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि प्रकृति केवल मनुष्य की नहीं बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों की धरोहर। देखिए, हम पहाड़ को अगर काट काट के गिट्टी बना लेंगे, बालू सीमेंट बना लेंगे, कहीं उसको मकान बना देंगे, सड़क बना देंगे, तो आप ही सोचिए कि फिर पहाड़ तो हम नहीं बना सकते। पर्यावरण ने जो चीज़ें हमें दी है हम उसका दोहन तो भरपूर कर लेते हैं। जल का जितना इस्तेमाल करना है हम करते हैं, नल चला के छोड़ देते हैं, नदियों का पानी गंदा कर देते हैं, जितना हो सकता है पानी की बर्बादी करते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या हम मनुष्य पानी बनाने की क्षमता रखते हैं? जल को हम साफ तो कर सकते हैं लेकिन जल बनाएंगे कैसे? तो इसलिए अगर हम नहीं बना सकते किसी चीज़ को तो हमें अपने इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, आप अभी बच्चे, कल आपके बच्चे होंगे तो वो कहाँ से जल लाएंगे? इसलिए आपको इसके बारे में सोचना होगा, एक एक चीज़ के बारे में सोचना होगा कि आने वाले समय में कभी इन हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है इनका नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियों को भी वो उतना ही पर्याप्त मात्रा में मिल सके। भावार्थ यह बच्चों की पद्यांश में कवित्री ने धरती की जीवन रेखा, नदियों के दुख को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। वे बताती हैं नदियाँ जो कभी निर्मल और जीवनदायिनी थी आज प्रदूषण के कारण रो रही हैं। कारखानों का गंदा पानी, घरों का कचरा, धार्मिक सामग्री, प्लास्टिक, डिटर्जेंट और साबुन सब कुछ नदियों में डाल दिया जाता है। प्रतिबंध होने के बावजूद भी लोग नदी में स्नान करते हैं और उसे अधिक प्रदूषित करते हैं। कवित्री पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में नदियों की करुण पुकार सुनी है? क्या तुम्हें एहसास होता है घाट पर कपड़े धोते समय, मवेशी नहलाते समय वही कोई प्यासा जीव वही गंदा पानी पीता होगा? क्या तुमने सोचा है वही अपवित्र जल देवताओं के अर्घ के रूप में भी अर्पित किया जाता है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह समझाने का प्रयास करती हैं कि उन चीज़ों का भी दुरुपयोग कर देते हैं हम जिन पर दूसरों का भी समान अधिकार है। प्रकृति हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए नदियों को स्वच्छ रखना, उन्हें सूखने से बचाना, तालाब, झील तथा अन्य जल स्रोतों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और कवित्री चेतावनी देती हैं कि संसार बहुत बड़ा हिस्सा आज प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। इसलिए पानी का उपयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। पद्यांश में प्रकृति के प्रति अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक बनने का संदेश देता। अगर हमारे माता पिता ने जल का दुरुपयोग किया होता तो आज जल हमें भी नसीब नहीं होता। और आज हम जल का दुरुपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को या जो भी पर्यावरण का जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं उनका मिसयूज़ करेंगे तो आने वाले समय में उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ, कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाज लिए बैठा पहाड़ का सीना? विस्फोट से टूटकर, विस्फोट यानी जो डायनामाइट लगाकर हम पहाड़ को तोड़ते हैं ना, तो पहाड़ को छोटे छोटे जो गिट्टी बनाते हैं तो जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर सुनाई पड़ी है। कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख, ये हमें एहसास कराती हैं कवित्री कि आप सोचिए कि आप पहाड़ तोड़कर उसका यूज़ करते हैं, नदी के जल का यूज़ करते हैं, मिट्टी का यूज़ करते हैं, धरती का यूज़, हवा का यूज़ करते हैं, पेड़ का यूज़ करते हैं। आप हर उन प्राकृतिक वस्तुओं का यूज़ तो खूब भरपूर कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा है कि इसका यूज़ हम कर लेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन का क्या होगा, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संदर्भ यह पंक्तियाँ हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी कक्षा 8 के पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख नामक पाठ से लिया गया। इसकी रचयिता निर्मला पुतुल है। कविता में उन्होंने प्रकृति के दुख, विशेषकर पहाड़ों, पेड़ों, नदियों की पीड़ा को मानवीकरण माध्यम से अत्यंत भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। बच्चों, इसको मैंने इसलिए हर पैराग्राफ के साथ इस चीज़ को बनाया है कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप दूसरे पैराग्राफ से संदर्भ प्रसंग लेने नहीं जाएंगे। आपका समय जरूर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप किसी भी एक पैराग्राफ का अगर आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है
तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आप अगर लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, एक नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे से सिखाऊं ताकि 9-10 में उन्हें कभी कोई परेशानी ना हो। वे मानवीयकरण के माध्यम से प्रकृति के दुख को मनुष्य की संवेदनाओं से जोड़ने का प्रयास करती हैं। भावार्थ यह है बच्चों, इस पद्यांश में कवित्री ने पहाड़ों पर हो रही भयंकर यातना, उनके दर्द को महसूस करने का आग्रह किया। सामान्यतः किसी बड़ी विपत्ति या भयंकर दृश्य को देखकर व्यक्ति का दिल दहल जाता है, ठीक उसी प्रकार पहाड़ों की स्थिति देखकर भी मनुष्य को भीतर तक कांप जाना चाहिए। पहाड़ विशाल, शांत, स्थिर हैं और ऋषि मुनियों की तरह सदियों से पृथ्वी पर खड़े हैं, लेकिन मनुष्य का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल विपरीत है। मनुष्य का एक ओर ऊंची ऊंची इमारतें, पुल, सड़क बनाता है, पर दूसरी ओर उन्हीं के लिए पहाड़ों को डायनामाइट लगाकर उड़ाता है। जब पहाड़ विस्फोट से फटते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनका सीना दर्द से चीर दिया गया हो। और विस्फोट के कारण, देखिए एक एक पैराग्राफ का अर्थ मैंने बनाया है। भावार्थ, विस्फोट के कारण पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े तेज गति से टूटकर दूर जा गिरते हैं। और कवित्री कहती हैं, जब पहाड़ पर हथौड़े की चोट पड़ती है या विस्फोट से वह टूटता है तो दर्द कराह पुकार उसमें से निकलती है। क्या मनुष्य ने कभी उसे सुनने की कोशिश की? कवित्री समाज को यह समझाना चाहती हैं कि जिस प्रकार किसी जीवित शरीर पर गहरा घाव पड़ने से पीड़ा होती है, उसी प्रकार पहाड़ भी मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक विस्फोट और चोट से आहत होते हैं। यह पद्यांश हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और विकास के नाम पर हो रहे विनाश पर रोक लगाने का संदेश देता है। अंतिम पैराग्राफ, खून की उल्टियां करते देखा कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े थोड़ा सबक चुराकर बतियाया है कभी। यानी अब हवा के बारे में मानवीकरण किया गया है कि आपने हवा के बारे में कभी सोचा है, कभी उससे बात किया है कि इतना प्रदूषण हम फैला रहे हैं तो आखिर हवा कैसी है, क्या सोचती है? कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख पूछा है आपने? अगर नहीं तो क्षमा करना, तुम्हारे आदमी होने पर मुझे संदेह। देखिए पृथ्वी का, ये देखिए हमारा चित्र बनाया गया है पृथ्वी का, धरती माता का, और ये बूढ़ी हैं, दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि पर्यावरण का भरपूर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और दोहन हो रहा है। संदर्भ यह है कि ये पंक्तियाँ कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के पाठ पूरी पृथ्वी का दुख से ली गई। इसकी रचयिता निर्मला पुतुल है। प्रसंग, कवित्री ने इस पर कविता में विकास के नाम पर बढ़ते प्रदूषण, प्रकृति के विनाश को दिखाया और वे मानवीकरण के माध्यम से प्रकृति के दुख को मनुष्य की संवेदनाओं से जोड़ने का प्रयास करती हैं। भावार्थ, इस पद्यांश में कवित्री ने वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखिए वायु प्रदूषण भी उतना ही है तो दिखाते हुए हवा को खून की उल्टियां करते हुए प्रस्तुत किया। यह संकेत है कि धुआं, कारखाना की चिमनी, गाड़ियों का धुआं, गंदगी से हवा कितनी विषैली हो चुकी है, वह स्वयं भी बीमार हो गई है। कविता में प्रयुक्त पिछवाड़ा शब्द यह बताता है, पिछवाड़ा यानी घर का पीछे का जो भाग है। आप हर व्यक्ति घर के आगे को बहुत चमकाता है लेकिन पीछे के भाग पर कोई ध्यान नहीं देता। तो पिछवाड़ा शब्द बताता है मनुष्य केवल अपने विकास के दिखावे पर ध्यान देता है पर उससे फैलने वाली गंदगी और प्रदूषण को नज़रअंदाज करता है। आखिरी पंक्तियों में कवि पृथ्वी को एक बूढ़ी माँ के रूप में दिखाती हैं कवित्री। जैसे बुजुर्ग लोग उपेक्षा के कारण चुप, दुखी, अकेले हो जाते हैं, वैसे पृथ्वी भी मनुष्य की लापरवाही से थक चुकी है। पेड़, नदियाँ, पहाड़ जो पृथ्वी की सुंदरता और जीवन नष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी बूढ़ी दिखाई देती है। मनुष्य अपने स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, सैर, अच्छा भोजन करता है, उसी प्रकार उसे अपनी पृथ्वी की देखभाल भी करनी चाहिए। कवित्री कहना चाहती हैं कि मनुष्य प्रकृति का दुख समझे क्योंकि संवेदनशीलता केवल मनुष्य के पास है। अंत में वे नम्रता से क्षमा मांगते हुए कहती हैं कि यह सलाह देना उनका कर्तव्य मात्र है ताकि इंसान जागरूक होकर पृथ्वी को बचाने का प्रयास करे। तो चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए अब चलती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भी भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका मैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।